हाय एवरीवन, वेलकम टू एचएनथन। तो आज मैं बात करने वाली हूँ रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस की। जी हाँ, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जून 2025 के लिए, दिसंबर के लिए, ठीक है, जेआरएफ यूपीएचसीएससी बीएड एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएचसीएससी बीएड एग्जामिनेशन के लिए, तो आप सभी को मैं बता दूं ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आप सभी को मैं एक एक यूनिट कवर करा रही हूँ एंड डेली बेसिस पे हम सेशंस को कंप्लीट कर रहे हैं, जिससे आपका जो रिसर्च का पार्ट है वो भी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को यहाँ पे बताना चाहूंगी, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 के लिए और क्योंकि बीएड का एग्जामिनेशन अभी हुआ नहीं है, तो उस एग्जामिनेशन के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसीज है, 107 के आसपास वैकेंसीज हैं इस बार बीएड के लिए, तो आपको पता है जीएस एक इम्पॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। जीएस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, उसके लिए आप इस वाले बैच को बाय कर सकते हैं। इस बैच का नाम है अमोद बैच, जो कि आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा जीडीसी के लिए भी और यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 51 एज वेल एज 52 के लिए भी, क्योंकि इसमें आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डेड सेशंस मिलेगा। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स जैसे ही जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो तो आपके अप्रैल तक डाल दिए गए थे, और जो भी अपकमिंग इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है वो भी आपको इसी पर्टिकुलर बैच में डाल दिए जाएंगे, ठीक है, नोट्स के थ्रू। नोट्स की अगर मैं बात करती हूँ, देखिए नोट्स बहुत कंसाइज नोट्स हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बाइलिंगुअल ही सेशन चाहिए, तो बाइलिंगुअल में आप सभी को पता है कि जो कंटेंट रहेगा वो भी बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। मैं भी बात कर रही हूँ यहाँ पर इस कंटेंट की, इस तरीके से आप सभी का जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर किए गए हैं, जिसमें वन लाइनर्स नोट्स हैं जो आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएंगे, और वन लाइनर्स है जो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, जो कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करें, चाहे बीएड की करें, चाहे यूपीएचसीएससी एडवर्टीजमेंट नंबर 52 की बात करें, अभी से तैयारी पे जुट जाइए, क्योंकि जीएस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीएस को बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग आपको करना पड़ेगा। तो ये बैच आप बाय कर सकते हैं, 300 रुपए का बैच है, इसमें कोड लगाएंगे PK93, आपको ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए जी, रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर बीएड के एग्जामिनेशन की कर रहे हैं, तो चलिए जी पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। रिसर्च बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल को प्ले करता है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड रिसर्च प्रॉब्लम। गुड रिसर्च प्रॉब्लम का कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, इसका आंसर मैंने पहले ही दे दिया। इट शुड बी जनरल। देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कौन सा नहीं है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक मतलब उसकी विशेषता, ठीक है। उसकी विशेषता क्या है रिसर्च की? क्लियर एंड कंसाइज होता है, प्रिसाइज होता है, लिटरेचर बेस्ड होता है, रिसर्चेबल एंड फिजिबल होता है, ठीक है। शोध जो व्यवहारहीन हो गया, या फिर मैं बोलूँ शोध जो योग्य है वो होता है। लेकिन रिसर्च शुड बी जनरल। जनरल इज नॉट अ, सामान्य जो होता है इट इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक। सो आंसर यहाँ पर आ जाएगा सी। इसका भी आंसर दे दिया। चलिए सैम्पलिंग क्या है? सैम्पलिंग रेफर्स टू, व्हाट इज सैम्पलिंग? रिसर्च में सैम्पलिंग का मतलब क्या है? प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ पॉपुलेशन। जब हम सैंपल साइज की बात करते हैं, अगर मैं बोलूँ ओवरऑल पॉपुलेशन का सैंपल साइज लेना है, तो मैंने यहाँ पे एक रिसर्च अपने अकॉर्डिंगली लेता है ना सैंपल साइज। रिसर्चर ने यहाँ पे सैंपल साइज को कलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं दिल्ली में रहती हूँ, तो अपने आसपास ही मैं सैंपल साइज को कलेक्ट करूंगी, ना कि मैं ऑल ओवर इंडिया में जाके इधर उधर जाके देखूंगी, नहीं ना। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ द टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स इज नोन एज। तो जितने भी टेस्ट है, जैसे पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। बहुत ज्यादा हेल्प करता है ये आप सभी के लिए एग्जामिनेशन के लिए। तो अनोवा हो जाएगा, टी टेस्ट हो जाएगा, काई स्क्वायर हो जाएगा, या रिग्रेशन। तो डिफरेंस जब पूछा जाए दो मीन का, तो वो हो जाता है आपका इंडिपेंडेंट मीन का। ग्रुप्स का तो हो जाता है टी टेस्ट, ठीक है। टी टेस्ट होता है और जेड टेस्ट होता है। टी टेस्ट जो होता है वो लेस देन 30 होता है, ठीक है, और जेड टेस्ट आपका होता है मोर देन 30, ठीक है। ये चीज भी आप सभी को पता होना चाहिए। इन अ रिसर्च स्टडी द टर्म हाइपोथेसिस रेफर्स टू। हाइपोथेसिस का मतलब क्या है? परिकल्पना का मतलब क्या है? ये प्रूवन थ्योरी है, ये क्वेश्चन है जो टेस्ट किया जाता है, पॉसिबल एक्सप्लेनेशन है या फिर फिनोमेना है, ठीक है, और डेटा कलेक्शन मेथड्स है। तो हाइपोथेसिस क्या होता है? हाइपोथेसिस एक assumption है, एक सपोजिशन है, एक मैं बोल सकती हूँ एक सपोजिशन, एक सजेशन, और एक पर्टिकुलर पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो एक फिनोमेना के लिए होता है। परिकल्पना करना, ठीक है, मतलब एक तरीके से वी आर नॉट श्योर बट वी आर जस्ट यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हम डाल रहे हैं, या फिर एक assumption हम डाल रहे हैं, ठीक है। द पर्पस ऑफ द लिटरेचर रिव्यू इस रिसर्च में क्या होता है? लिटरेचर रिव्यू हम क्यों करते हैं? ताकि हम टेस्ट कर पाए हाइपोथेसिस को, प्रोवाइड कर पाए डेटा फॉर द एनालिसिस, समराइज एंड इवेलुएट कर पाए एग्जिस्टिंग रिसर्च को, या एनालाइज कर पाए प्राइमरी डेटा को। तो क्यों हम लिटरेचर रिव्यू, साहित्य समीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? तो वहां पे हम एग्जिस्टिंग लिटरेचर, ऑलरेडी जो रिसर्च हो चुकी है
उसके बारे में हम जान पाएँ कि किस पर्टिकुलर फील्ड में रिसर्च हो चुकी है या हमें कोई हेल्प की ज़रूरत है तो उसी रिसर्च से हम हेल्प ले लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च प्रोसेस? इनमें से कौन-सा शोध का पहला चरण है? हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, डेटा कलेक्शन, लिटरेचर रिव्यू, आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा स्टेप में, पहला स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा आइडेंटिफाई द रिसर्च प्रॉब्लम, शोध समस्या का पहचान करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिसर्च व्हाट इज द कंट्रोल ग्रुप यूज्ड फॉर? कंट्रोल ग्रुप यहाँ पर क्या है? टेस्ट करना हाइपोथेसिस को, कंपेयर करना विद द एक्सपेरिमेंटल ग्रुप, ठीक है, सेलेक्ट करना सैंपल को और करेक्ट करना डेटा। तो बताइए कंट्रोल किसको हम करेंगे? इंडिपेंडेंट वेरिएबल मैनिपुलेट किया जाता है सो दैट इफेक्ट निकल के आ जाए डिपेंडेंट वेरिएबल में। तो हम किस में करेंगे? एक्सपेरिमेंटल में ही करते हैं ना कंट्रोल। भाई एक्सट्रानॉस या कंफाउंडिंग जो वेरिएबल होते हैं, एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं, उसको हम कंट्रोल करके रखते हैं ताकि जो हमारा रिजल्ट है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ही निकले। ठीक है। एट्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टेक्निक? इनमें से नॉन गैर संभाव्यता नमूनाकरण की तकनीक कौन सी है? सिंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक या कन्वीनियंस? तो अगर मैं नॉन रैंडम की बात करती हूँ, पहले तो मैं प्रोबेबिलिटी की बात करती हूँ तो एसएसएससी, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई भी थी। एसएसएससी मतलब स्ट्रेटिफाइड, ठीक है, सिस्टमैटिक, सिंपल रैंडम एंड क्लस्टर। तो यहाँ पर सिंपल रैंडम आपका प्रोबेबिलिटी हो जाता है तो ये तो होगा नहीं। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी है, ये भी आपका प्रोबेबिलिटी। आंसर हो जाएगा कन्वीनियंस, क्योंकि दिस इज योर नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे कन्वीनियंस हो गया, परपोजिव हो गया, जजमेंटल हो गया, नेटवर्क सैम्पलिंग हो गया। सो दीज आर नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जहां पर हम सैंपल साइज को कलेक्ट तो करते हैं लेकिन कहीं ना कहीं हम कोई ऑब्जर्वेशन के थ्रू ही करते हैं। ठीक है। मतलब कोई डेटा हम ऐसे लॉटरी के बेसिस पे नहीं लेते हैं। ठीक है। हम मतलब इक्वल जो डेटा रहेगा इक्वल फॉर्म में नहीं रहता है डेटा। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे सिस्टमैटिकली तरीके से प्रोबेबिलिटी को सैम्पलिंग को कलेक्ट कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रिलायबिलिटी रेफर्स टू? रिलायबिलिटी का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी क्या ये एक्यूरेसी है, क्या ये कंसिस्टेंसी है, क्या ये फाइंडिंग्स की वैलिडिटी है या स्कोप है रिसर्च प्रॉब्लम का? तो रिलायबिलिटी इज कंसिस्टेंसी, है ना भाई। रिलायबिलिटी का मतलब होता है कंसिस्टेंसी, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा। और वैलिडिटी मतलब होता है एक्यूरेसी। ठीक है। वैलिडिटी मतलब होता है एक्यूरेसी, तो आरसी से याद करो, आर सी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है। डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट्स क्या होता है? टर्म डबल ब्लाइंड एक्सपेरिमेंट क्या होता है रिसर्च में? बोथ द एक्सपेरिमेंटल एंड द पार्टिसिपेंट आर अनअवेयर who is in the experimental group. The participant is unaware of the hypothesis. Only the participant are unaware of the treatment group, or only the experimenter is unaware of the hypothesis. तो डबल ब्लाइंड मतलब कि जहां पर दोनों एक्सपेरिमेंटल एंड पार्टिसिपेंट्स दोनों ही अनअवेयर हैं और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप के लिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? काफी सारे क्वेश्चन है इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रही हूँ। आपको ये सारा रिवीजन हो ही चुका होगा, आपको ज्यादा टाइम तो लगना नहीं चाहिए। तो क्विक रिवीजन के लिए आप सभी बस इन सेशंस को देख सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिसर्च? ऑब्जर्वेशनल, मैनिपुलेशन, स्टैटिस्टिकल, नॉन इंटरवेंशन। इनमें से कौन सा जो है शोध मुख्य का विशेषता है? तो यहाँ पर आ जाएगा मैनिपुलेशन। एक्सपेरिमेंटल का तो मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन किस पे करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं सो दैट इफेक्ट निकल के आ जाए डिपेंडेंट पे। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन द रिसर्च? इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या है रिसर्च में? गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम द रिसर्च स्पॉन्सर, providing participant with the full information about the research before the participant, collecting data without telling the participants, verifying the authenticity of the research data। तो बताइए इन्फॉर्म्ड कंसेंट का मतलब क्या होता है? जहां पर फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है रिसर्चर को, ठीक है, रिसर्च की बिफोर बिफोर दे पार्टिसिपेट, पार्टिसिपेशन से पहले। इन्फॉर्म्ड कंसेंट भाई उनका उनका एक तरीके से सहमति होनी चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पार्टिसिपेंट से कोई भी फॉर्म को फिल करा रहे हो तो उनकी सहमति होनी चाहिए कि वो अगर अपना नंबर शेयर करना चाहे तो ही वो नंबर शेयर करें, उनकी सहमति होगी। हम जबरदस्ती उन पे नहीं थोपेंगे कि आप हमारी रिसर्च करवाइए एंड यहाँ पे आप क्वेश्चन फिलअप करिए क्योंकि हम रिसर्च कर रहे हैं। उनको क्या मतलब? समझ में आ रहा है ना? किसी भी तरीके से हार्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये कहीं ना कहीं रिसर्च का जो भी एजेंडा है या एथिक्स है वो सब डिक्लेयर करता है। प्लेगरिज्म इन रिसर्च? प्लेगरिज्म का मतलब क्या है? जहां पर डेटा को शेयर किया जा रहा है कलीग्स के साथ में, जब हम दूसरी डेटा को, दूसरे वर्क को प्रॉपर एट्रीब्यूशन के साथ में, विदाउट एट्रीब्यूशन के साथ में यूज कर रहे हैं, कंडक्टिंग रिसर्च इन एन एथिकल प्रॉब्लम, इन एथिकल मैनर, एंड यहाँ पर रेप्यूटेड जर्नल को पब्लिश कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है यार, हमने किसी से चोरी कर लिया डेटा को और उसको वहां पर हम उसको बेसिकली उसके वर्क को हम प्रेजेंट भी नहीं कर रहे, ठीक है, उसको हम एट्रीब्यूशन भी प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो चीज गलत है, वो चीज एथिक्स के खिलाफ है। 14th वाला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डीओआई का फुल फॉर्म क्या होता है? डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिसर्च प्रैक्टिसेस कंसिडर्ड एज अनएथिकल? अनएथिकल कौन सा है? पब्लिशिंग द सेम रिसर्च इन द मल्टीपल जर्नल्स, रिव्यूइंग लिटरेचर टू रिव्यू who identify the gaps, collecting data with the informed consent, conducting research following
एथिकल गाइडलाइंस, तो इनमें से कौन सा अनएथिकल है, कौन सा अनएथिकल, अनएथिक। तो यहाँ पे जब हम पब्लिश करते हैं मल्टीपल जर्नल्स में सेम रिसर्च को, तो वो हो जाता है अनएथिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग रिसर्च टाइप ऑफ द रिसर्च टाइप इन्वॉल्व्स मैनिपुलेशन ऑफ द वेरिएबल टू ऑब्जर्व द इफेक्ट। मैनिपुलेशन किस में करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, सॉरी एक्सपेरिमेंटल में। मैनिपुलेशन आप किस में करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, ठीक है। और इफेक्ट किस पे निकल के आता है, डिपेंडेंट पे आता है, ठीक है। जैसे स्मोकिंग लीड्स टू कैंसर, स्मोकिंग यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, स्मोकिंग को अगर हमने कम कर दिया, खत्म कर दिया, तो obviously कैंसर इंक्रीज नहीं होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिसर्च दैट सीक्स टू डेवलप द थ्योरीज एंड एक्सपेंड द इन्फॉर्मेशन और द नॉलेज विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। कोई इमीडिएट एप्लीकेशन नहीं है यहाँ पर, हम एक्सपेंड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को विदाउट इमीडिएट एप्लीकेशन। क्या हो जाएगा, बेसिक रिसर्च। बेसिक रिसर्च को हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कहते हैं, ठीक है। फंडामेंटल भी कहते हैं, ये चीज ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सब कुछ। सारी रिसर्च के प्रकार आपको एक एक पता होना चाहिए। रिसर्च डिजाइनिंग टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक प्रैक्टिकल आउटकम इन अ शॉर्ट टर्म इज नोन एज बेसिक, एक्शन, लॉन्गिट्यूडनल या एक्सप्लोरेटरी। तो एक्शन रिसर्च हो जाएगा जहां पर हम इमीडिएट सोल्यूशन को फाइंड आउट करते हैं, क्विक रिप्लाई, क्विक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि भाई कोई स्कूल में क्यूरिकुलम सही नहीं है, तो क्यूरिकुलम को चेंज करने के लिए हम एक्शन रिसर्च यूज करेंगे, ठीक है। अब मैच करके बताइए, यहाँ पे 18th नंबर क्वेश्चन है ये। 18th नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए, बेसिक रिसर्च क्या होता है, कोरिलेशनल केस स्टडी और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, ठीक है। जल्दी से मुझे बताइए भाई, बेसिक रिसर्च तो एक ऐसी स्टडी जो एक्सपेंड कर रही है थ्योरी को, ठीक है, एक्सपेंड कर रही है थ्योरी को। एक मिनट, बेसिक रिसर्च तो यही हुआ ना, एक सेकंड, ए ऑप्शन बोल रहा है ना ये, इन डेप्थ ऑफ द पर्सन बिहेवियर, इन डेप्थ, इन डेप्थ तो आपकी केस स्टडी हो जाती है ना। बेसिक रिसर्च आपका फोर्थ होगा, हाँ एक सेकंड एक बार मैं देख लेती हूँ, फोर्थ होगा। बी ऑप्शन कोरिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन्वेस्टिगेट कर रहा है, ठीक है। केस स्टडी आपका हो जाएगा 2 एंड लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा एक मेजर ओवर टाइम, हाँ बिल्कुल सही है। फोर्थ आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18th क्वेश्चन डन हो गया। 19th क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज द वेरिएबल कैन नॉट बी द रैंक ऑर्डरिंग। इनमें से कौन सा रैंक ऑर्डरिंग में नहीं। तो नॉमिनल तेरे को कैटेगरी बेस्ड होता है, ऑर्डिनल ऑर्डर बेस्ड होता है, इंटरवल टाइम बेस्ड होता है, डिस्टेंस बेस्ड होता है, रेशियो आपका हो जाता है जहां पे ट्रू जीरो आ रहा है, ठीक है। ट्रू जीरो आ रहा है, ये चीज पता है ना आप सभी को। तो कौन सा रैंक बेस्ड नहीं है, तो नॉमिनल ही नहीं है ना, क्योंकि वो कैटेगरी बेस्ड है। बाकी तो सब में नंबर्स रैंकिंग आ रही है। 20th क्वेश्चन, विच हु डिफाइन द रिसर्च एज अ सिस्टमेटिक एफर्ट टू गेन द न्यू नॉलेज। जब हम न्यू नॉलेज को डिफाइन करें, तो रिसर्च को किसने डेवलप किया है, किसने ये स्टेटमेंट दिया है, टॉम एंड जेरी ने, ठीक है, रेडमैन एंड मॉरी ने, एफडब्ल्यू टेलर या फिर रॉस टेलर ने। तो यहाँ पर रेडमैन एंड मॉरी ने ये स्टेटमेंट दिया है कि जो रिसर्च है वो सिस्टमैटिक और एफर्ट को गेन करता है फॉर द न्यू नॉलेज, ठीक है। सर्वे क्या है, व्हाट इज सर्वे, सर्वे इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव फैक्ट फाइंडिंग, एनालिटिकल या सिस्टमैटिक। तो देखिए, अगर मैं सर्वे की बात करती हूँ, अगर रिसर्च पूछा जाता तो हाँ, सर्वे इज अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आ जाता है सर्वे, राइट। अगर मैं स्टडी की बात करती हूँ, तो दिस इज अ फैक्ट फाइंडिंग रिसर्च, फैक्ट फाइंडिंग स्टडी, जहां पर फैक्ट्स को हम फाइंड आउट करते हैं। 22nd का आंसर, इफ द रिसर्च इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड देन इट इज सेड टू बी एक्सपेरिमेंटल, नॉन एक्सपेरिमेंटल, प्योर एंड फंडामेंटल एंड एक्सप्लोरेशन, एक्सप्लोरेटरी। तो जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जहां पर नहीं करते हैं, तो दैट मीन्स वो नॉन एक्सपेरिमेंटल हो गया ना, एक्सपोज हो गया। नॉन एक्सपेरिमेंटल और एक्सपोज, यहाँ पे मैनिपुलेशन नहीं होता है, एक्सपेरिमेंटल में मैनिपुलेशन होता है, चेंजेस होते हैं, क्योंकि देखो भाई एक्सपोज में हो चुका है ना वो इंसिडेंट, इसलिए नहीं हो पाएगा। प्रिलिमिनरी डेटा इज अ पार्ट ऑफ द रिसर्च, कौन सा पार्ट है प्रिलिमिनरी डेटा, क्वालिटेटिव, एक्सप्लोरेटरी, फिजिबिलिटी, एक्सप्लेनेटरी एंड कोरिलेशनल। तो भाई प्रीलिमिनरी जो होता है वो आपका इंडक्टिव हो जाएगा, वैसे भी एक्सप्लोरेटरी फिजिबिलिटी को कहा जाता है, ठीक है। और पायलट स्टडी इज अ पार्ट, जो आप एक ट्रेनिंग होता है, एक स्टडी होता है, जो पायलट स्टडी यहाँ पे किया जाता है, ठीक है, प्रीवियस में आया हुआ एग्जाम में। विच टाइप ऑफ द रिसर्च इज अंडरटेकन टू प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन हु व्हाट वेयर व्हेन एंड हाउ बट नॉट व्हाई। सो ये क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि क्या रिसर्च होगा, किस पे रिसर्च होगा, कहाँ रिसर्च होगा, क्यों रिसर्च होगा, बट कहाँ क्यों होगा ये नहीं पूछा है, बट कहाँ होगा, कैसे होगा, ये सारी चीजें उन्होंने डिस्क्राइब किया, तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हो जाता है। सैम्पलिंग टेक्निक यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन अंडर स्टडीज हेट्रोजीनियस, जहां पर हेट्रोजीनियस है वहां पे क्या हो जाता है, स्ट्रेटिफाइड। अब आप देखिए ना, हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है भाई, हेट्रोजीनियस मतलब कि डिफरेंट इन नेचर, डिफरेंट इन नेचर थे, इसको पहले हेट्रोजीनियस था, इसको होमो में डाल दिया ना, इसको होमो में डाल दिया, स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटास बना लिए, ग्रुप्स बना लिए। 26 का क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस अबाउट द एक्जिस्टेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो भाई कॉज एंड इफेक्ट के लिए तो एक्सपेरिमेंटल ही आ जाता है,
उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कितनी बार हम पढ़ चुके हैं। मेन गोल ऑफ द फंडामेंटल रिसर्च बताइए, फंडामेंटल का मेन गोल क्या है? क्या ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करता है? अंडरस्टैंडिंग एक्सपेंड द साइंटिफिक थ्योरीज को एक्सपेंड कर रहा है, इंप्लीमेंट कर रहा है नॉलेज को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में, कॉज एंड इफेक्ट। फंडामेंटल की अगर मैं बात करती हूँ तो ये ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करता है साइंटिफिक थ्योरीज के लिए। Which type of the research focuses on finding solution to the specific problem? बताइए, फाइंडिंग्स को जब हम फाइंड आउट कर रहे हैं तो क्या हो जाता है? फंडामेंटल, अप्लाइड, एक्शन या कंपैरेटिव। फाइंडिंग सोल्यूशन फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्शन रिसर्च, क्योंकि इमीडिएट प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। ठीक है, एक्शन रिसर्च प्रीमियरली इन्वॉल्व्स, एक्शन रिसर्च में क्या आ जाता है? कॉज एंड इफेक्ट आ जाता है? नहीं जी। हाइपोथेसिस हम टेस्ट करते हैं? नहीं जी। ठीक है, सेल्फ असेसमेंट होता है, कोर्स करेक्शन होता है, बिल्कुल सही है कि यहाँ पे इमीडिएट सोल्यूशन को फाइंड आउट किया जा रहा है। विच टाइप ऑफ द रिसर्च मूव्स फ्रॉम द स्पेसिफिक टू द ब्रॉडर? स्पेसिफिक से ब्रॉडर किसमें जा रहा है? डिडक्टिव, इंडक्टिव, एक्सप्लोरेटरी और कंपैरेटिव। जल्दी से बताइए। यहाँ पर आ जाएगा आपका इंडक्टिव रिसर्च। कौन सा आ जाएगा? इंडक्टिव रिसर्च। स्पेसिफिक से ब्रॉडर पार्ट में इंडक्टिव रिसर्च इज द करेक्ट आंसर। होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। सर्वे मेथड कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग? प्री इंपेरिकल, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपेरिमेंटल या ऑल? तो सर्वे का बता दीजिए। सर्वे इज अ पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्टिव, मैंने आप सभी को बताया था ना, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का पार्ट है। एक्चुअली दिस इज अ पार्ट ऑफ अप्लाइड रिसर्च। ठीक है, व्हाट इज रिसर्च? रिसर्च क्या है? फाइंडिंग, सर्च एंड अगेन अगेन finding solution to a problem in a scientific way to search for a problem for the truth of any problem and none of above। तो सिंपल सी बात है, रिसर्च क्या है? एक फाइंडिंग करना, प्रॉब्लम के सोल्यूशन को फाइंड आउट करना। ठीक है, अ कॉमन टेस्ट इन द रिसर्च डिमांड्स विच प्रायोरिटी? रिलायबिलिटी, यूजेबिलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, तो सभी आ जाएंगे यहाँ पर। रीजनिंग वेयर वी स्टार्ट सर्टेन पर्टिकुलर स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूड विद अ यूनिवर्सल स्टेटमेंट। ठीक है, स्टार्ट तो हमने किसमें कर लिया? पर्टिकुलर से, और यहाँ पर हमने किसमें कर दिया? यूनिवर्सल पे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका डिडक्टिव कि डी जी पी होता है। ठीक है, डी जी पी होता है। एक मिनट, पर्टिकुलर से यूनिवर्सल हो रहा है ना, आईजीपी होना चाहिए ना। तो प्लीज इसको आप लोग करेक्ट कर लेना। ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव, यहाँ पे पर्टिकुलर से यूनिवर्सल आ रहा है, तो ये तो यूनिवर्सल से पर्टिकुलर होता है ना, उल्टा। सिनॉप्सिस क्या होता है भाई? सिनॉप्सिस एक समरी है फाइंडिंग्स की, तो आंसर यहाँ पर आ जाएगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पर्पस ऑफ द कैरिंग आउट द रिसर्च एजुकेशन? रिसर्च एजुकेशन का मेन पर्पस क्या है? स्टेटस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, चांसेस ऑफ द प्रमोशन, इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ, या फिर सोशल प्रेस्टीज? तो इनमें से आ जाएगा पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा करेक्ट है? रिलायबिलिटी को इंश्योर करता है वैलिडिटी को, वैलिडिटी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को, दोनों ही इंडिपेंडेंट है और दोनों डिपेंड नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वैलिडिटी इंश्योर करता है रिलायबिलिटी को। वैलिडिटी इज रिलेटेड टू द रिलायबिलिटी। ठीक है, ये आप सभी को मैंने पहले भी बताया था। जब हम स्क्यूनेस की बात करते हैं तो स्क्यूनेस दो प्रकार के होते हैं। एक तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। जब हम पॉजिटिव की बात करती हूँ तो भैया सिमेट्रिकल बेसिस पे आ जाएगा, मतलब सिमेट्रिकल बेसिस पे आ गया जहाँ पर इक्वल है सब, मीन मीडियन मोड इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर नॉन सिमेट्रिकल की बात आती है। नॉन सिमेट्रिकल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव होता है। जब टेल इस तरीके से जा रही हो, राइट साइड में जा रही हो, ठीक है, राइट साइड में जा रही हो, तो आपका हो जाता है पॉजिटिव। यहाँ पर मीन, मीडियन एंड मोड होता है इस तरीके से। पहले मीडियन, मीन होता है बड़ा बड़ा, फिर मीडियन होता है बड़ा, फिर उसके बाद मोड होता है। समझ में आ गया? वैसे ही अगर मैं नेगेटिव की बात करती हूँ तो टेल लेफ्ट साइड में जाएगा, लेफ्ट साइड में। ठीक है, इसका उल्टा हो जाएगा, पहले आएगा आपका मोड, सब ठीक है, सबसे बड़ा होता है मोड, उसके बाद होता है मीडियन और उसके बाद होता है मीन। समझ में आ गया? तो ये सब चीजें आप सभी को मैंने पहले भी बताई हुई है। पॉजिटिव स्क्यूड आप सभी को पता चल गया ना, राइट साइड से जो टेल है वो आएगा। अब बताइए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में अगर कर्व स्क्यूड है, राइट साइड में है, तो कौन सा आ जाएगा? सिंपल सी बात है यार, पॉजिटिव स्क्यूड आ जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव स्क्यूड आ जाएगा। बताइए इनमें से कौन सा करेक्ट है? पॉजिटिवली पे। ठीक है, पहले क्या आता है? मीन होता है, मीन के बाद होता है मीडियन, मीडियन के बाद होता है मोड। यही होता है ना, मोड। समझ में आ गया? पॉजिटिव। तो पहले मीन, मीन बड़ा है ना, मीन बड़ा है मोड से। ठीक है, एक ये हो गया, ये बिल्कुल सही है। और सी मतलब मीन भी मोड से, मीडियन से बड़ा है। ठीक है, मीन बड़ा है मीडियन से, तो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप सभी को अच्छे से प्रैक्टिस करना है। एक एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिएगा। 40 क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस किए। कल कुछ और क्वेश्चन के साथ में आप सभी के साथ में लाइव आऊंगी। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। कमेंट डाउन जरूर करिए कि आप सभी को ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, कौन सा कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है, वो सब आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं, सो दैट मैं आप सभी को इसको 10 मिनट्स की सीरीज में भी इंक्लूड कर दूँ। ठीक है,
जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते। चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप सभी को ये टॉपिक्स बहुत अच्छे से करना है, रिसर्च एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीएचएससी की बात कर रहे हो या फिर यूजीसी नेट की बात कर रहे हो, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और अगर आप बाय करना चाहो जो भी कोर्सेज़ आप बाय करना चाहो, तो आप यहाँ से कोर्सेज़ को बाय कर सकते हो। चाहे आप यूपीजीडीसी की बात करते हो या यूपीएचएस एडवर्टाइज़मेंट नंबर 52 की बात करो, ठीक है? जो भी बैच आपको परचेज़ करना है, वो आप वेबसाइट के थ्रू या फिर प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हो। चलिए जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू।